एक सेकेंड दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चलिए, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में, जहां पे हम हर दिन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज है तारीख 14 सितंबर, आज है तारीख 14 सितंबर और आज आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आज आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी रिकॉर्डेड होकर डल रहा है यूट्यूब पे और थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट हाँ बहुत ही जल्दी इस लेक्चर में कंटिन्यूटी भी आ जाएगी और टाइमिंग भी फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जो एमपीपीएससी का फुल कोर्स चल रहा है एग्जाम ओरिजिनल्स में, उसमें नई फैकल्टीज आ रही हैं, टाइमिंग मिसमैच हो रहा है, तो इस वजह से ये है कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से टाइम मैच करना होगा। हिंदी के लेक्चर्स बढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है, सबसे पहले ये बताइए। और जल्दी से, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चीता आ रहे हैं ना, उसी रफ्तार से हम आज का करंट अफेयर्स करेंगे। और करंट अफेयर्स दो पैरामीटर पे किया जाता है, मैं हर बार बताता हूं। पहला पैरामीटर होता है प्रीलिम्स के लिए क्या कोई फैक्ट आया है और क्या कोई ऐसी न्यूज है जिसको हम मेंस में लिख सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कचरा दिमाग में भरने का ही नहीं है यार। दिमाग की कैपेसिटी ना लिमिटेड होती है, आपके दिमाग में ना बहुत लिमिटेड मेमोरी है, उस मेमोरी का यूज बहुत अच्छे से करिए। वैसे भी कचरा तो आप देखते ही हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, तो वो थोड़ी मेमोरी तो वहां पे जा ही रही है, थोड़ी क्या अच्छी खासी जा रही है। तो बची हुई मेमोरी को का सदुपयोग करिए, जो जरूरी है बस वो करिए। उसके अलावा जरूरत से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं आप क्या ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज का करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, प्लीज इसको लाइव अटेंड करिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं लेक्चर में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार ग्रुप में डाल दीजिए कि आज का लेक्चर लाइव अटेंड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 14 सितंबर, बिना टाइम वेस्ट किए आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आई है। और सबसे पहले न्यूज आ रही है इंडिया चाइना की तरफ से। इंडिया चाइना के बीच में घमासान चल रहा है, लेकिन अब राहत की सांस ली है इंडिया और चाइना दोनों ने, क्योंकि हमने अपनी अपनी आर्मीज को एक पॉइंट है जिससे बोला है कि अब तुम पीछे जाओ। वो पॉइंट का नाम क्या है? PP15। तो अगर PP15 आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कि ये PP15 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक पेट्रोलिंग पॉइंट है घोघरा हॉट स्प्रिंग एरिया में, लद्दाख रीजन में, जहां पर चाइना और इंडिया दोनों की आर्मी खड़ी हुई है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात करी थी। जस्ट अ सेकेंड यार, फोन उठा लिया करो भाई, मैं कहां से मैनेज करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई तुम लोग फोन की क्लियरिटी रखो और ये लेके जाया करो अपने साथ, तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो हाँ, ग्रुप में डाल दो। चलिए, तो सबसे पहला इंडिया चाइना के बीच में है PP15। ये पता होना चाहिए दोनों साइड से डी एस्केलेशन, यानी दोनों साइड ने अपनी अपनी आर्मी को बोला है कि पीछे हटो, एक शांति समझौते की तरफ ये चीज जा रही है। बट देखते हैं क्या होगा। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है PP15, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अगली न्यूज आ रही है ईरान से। अब देखो क्या हुआ था 4 साल पहले, ईरान और यूएस, देखो यूएस और ईरान के बीच में एक ईरान डील होती थी, जॉइंट, आप छोड़ो वो JCPOA बोलते थे उसको छोड़ो, बट यूएस और ईरान के बीच में एक डील थी न्यूक्लियर पावर को लेके। अब हुआ क्या, यूएस को लगा कि ईरान कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो यूएस इस डील से बाहर आ गया। इंडिया ईरान से स्वीट क्रूड या आप कह सकते हो तेल खरीदता था, लेकिन अब यूएस हमारा काफी अच्छा एली है, ठीक है, काफी अच्छा दोस्त है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला दोस्ती के नाते कि मैं तुम्हें उधेड़ के रख दूंगा अगर तुमने ईरान से सामान खरीदा। तो अगर यूएस ने बोला कि यूएस सैंक्शंस लगा देगा, यूएस ने बोला कि यूएस सैंक्शंस लगा देगा, किस चीज के लिए? यूएस सैंक्शंस लगा देगा अगर इंडिया ने ऑयल खरीदा। अब यूएस से अच्छी बनती है, ईरान ठीक है, तो इंडिया ने 4 साल पहले ये चीज बंद कर दी थी। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया ईरान से 4 साल से तेल नहीं ले रहा है, लेकिन अब ईरानी प्रेसिडेंट जिनका नाम है इब्राहिम रईसी,
इब्राहिम रईसी। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी हो जाता है? ईरानी प्रेसिडेंट। ईरानी प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि वो न्यूज में बने हुए हैं। तो ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इनसे बातचीत करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अब इस तेल को लेके वापस खरीदेगा इंडिया ईरान से तेल, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। क्यों होगी वो भी मैं बता देता हूं कि भाई कैंसिल कर दिया था तो ठीक है, लेकिन इंडिया का भी एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ईरान में एक जगह है, वहां पर एक पोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया चाबार पोर्ट में बहुत सारे एरिया होते हैं ना, उसका शहीद बेहश्ती टर्मिनल ये इंडिया बनवा रहा है। और ये बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान क्या बनवा रहा है? ग्वादर पोर्ट। तो इंडिया कौन सा बना रहा है? छाबार पोर्ट, ठीक है, छाबार पोर्ट। और उसका भी एक टर्मिनल बना रहा है जिसका नाम है शहीद बेहश्ती टर्मिनल, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी लाइन आती है ऊपर से रशिया से लेके नीचे तक, ठीक है। इसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। ये छाबार पोर्ट से होके निकलेगी। अगर इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट लाइन छाबार पोर्ट से निकलेगी तो इंडिया का माल यहां तक छाबार पोर्ट तक हमें पहुंचाना है, नीचे और ऊपर इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हो जाएगा। तो इंडिया की ग्रोथ के लिए इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से निकल तक पहुंचना जरूरी है। वो कहां पर है? छाबार पोर्ट में है। वो कहां पर है? शाबार पोर्ट में है। क्या ये चीज क्लियर है सबको यहां तक? क्या ये चीज क्लियर है सबको यहां तक? आई होप ये चीज सबको यहां तक क्लियर होगी। तो इंडिया, सबसे पहली चीज प्रीलिम्स के लिए शाबार पोर्ट कहां है? ईरान में है। कौन बनवा रहा है? इंडिया बना रहा है। शहीद बेहश्ती टर्मिनल कहां है? ईरान में है। ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इब्राहिम रईसी है। और ईरान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं। अब मिलने के बाद जो बातें होंगी वो तो उसी समय पता चलेंगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी न्यूज आ रही है। एक बहुत पुरानी हेल्पलाइन थी, अगर आपको प्रीलिम्स में आए, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो वो 26 साल से 1098 था, लेकिन अब इसको मर्ज किया जा रहा है एक जनरल इमरजेंसी नंबर 112 में। तो अब आपको अगर चाइल्ड इमरजेंसी से लगाना है तो 112 पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं कि 112 जो है, 112 एक जनरल इमरजेंसी हेल्पलाइन है। अब अगर जनरल इमरजेंसी हेल्पलाइन है तो पुलिस, क्राइम, विमेन सबसे रिलेटेड है। और सबसे पहले फोन 112 में पुलिस के पास जाता है। तो अब इससे दो दिक्कतें होंगी। पहली दिक्कत ये होगी कि पहले तो एक काउंसलर के पास जाता था ना, 1098 पे लगाते थे तो, लेकिन अब पुलिस है। अब डायरेक्टली पुलिस के पास जाएगा ना तो लोग डरेंगे फोन करने से। हाँ तुम्ही ने किया है क्या? तुम्ही ने? हाँ मुझे तो लग रहा है तुम्ही ने क्राइम किया। पुलिस का एटीट्यूड ऐसा रहता है। मैं पुलिस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ कई जगह पे एक रॉन्ग एटीट्यूड कैरी करती है पुलिस। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं एटीट्यूड सही करने का पुलिस का, ठीक है, पुलिस सर्विसेज का। पुलिस सर्विसेज क्या, पुलिस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का। अब होता क्या है, अगर ऐसी चीज हो रही है तो लोग कतराएंगे कंप्लेंट रजिस्टर कराने से, और जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो कम होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल कम होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? जब डरेगा इंसान तो कहां से करेगा? और दूसरी चीज कि पुलिस में उतना इमोशनल साइड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड चीज है तो एक काउंसलर की जरूरत होती है चाइल्ड केसेस में। लेकिन अब पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, प्रीलिम्स के लिए अगेन 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, इसको ट्रांसफर कर दिया गया 112 जनरल हेल्पलाइन में मर्ज कर दिया गया है। 1996 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चालू किया था 1098, जो अब खत्म होने वाला है। और ये प्राइवेट ट्रस्ट चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन इसको चलाता था। मेन चीज ये है। अच्छा, ये जो है पुलिस, ये जो है ये किसके अंदर आता था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अब ये किसके अंदर आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लिख भी सकते हो, मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी न्यूज आ रही है। इंडिया जो है वो पहले से आ चुकी है। इंडिया जो है 2023 में, अच्छा अब G20 के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि इंडिया कराने जा रहा है ये, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, पहली बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस करती है कि G20 की लीडरशिप समिट न्यू दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर को ऑर्गेनाइज होगी 2023 में, ठीक है। अब
इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? गेस्ट, G20 के मेंबर नहीं, गेस्ट बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई will be the guest. They are not members of G20. जो G20 के मेंबर है वो तो अटेंड करेंगे ही, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा अटेंड करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि G20 बड़ी मीटिंग होती है और इंडिया इस बार करने जा रहा है। एक टर्म होता है ट्रायोका। ट्रायोका उन 3 देशों को बोलते हैं जो G20 करा चुके हैं, करा रहे हैं और कराने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था, ठीक है, मतलब सॉरी पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था, इटली और इंडिया। तो इंडिया इज करेंटली द पार्ट ऑफ G20 टोरागा, करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग, ठीक है, करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं, पीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, पता ही होना चाहिए। कोई और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बस यही मेन है। हाँ, अब क्या होगा, इंडिया जब प्रेसिडेंट, अभी ये है, इंडोनेशिया पिछले साल का था, इस साल का इटली है, आने वाला इंडिया है। लेकिन जब इंडिया करेगा ना तो पिछले साल का हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, फिर इंडिया और फिर ब्राजील, ठीक है। सॉरी, देखो, इटली ने कराया, फिर इंडोनेशिया ने कराया, फिर इंडिया ने कराया, ठीक है। तो ये अभी इंडोनेशिया करा रहा है, तो इसलिए ऐसा है। अगले साल इंडिया कराएगा और उसके अगले साल ब्राजील कराएगा। तो ये 3 नाम याद रखने, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ठीक है। क्लियर इनफ, ठीक है। और अच्छा, मजेदार बात क्या है, इटली डेवलप्ड कंट्री है, पहली बार ऐसा होगा कि तीनों कंट्री डेवलपिंग कंट्री होंगी। तो ये इस पूरे समाज के लिए, इस पूरी मानवता के लिए एक बहुत डेवलपमेंट है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज के हाथ में बागडोर दी जा रही है। बहुत डेप्थ हो गई है इसमें, क्यों। चलो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, बहुत न्यूज है क्योंकि आज FATF छोड़ दो, अभी FATF में कुछ नहीं आया है, इन्होंने पाकिस्तान को फिर से वो किया है। हाँ, अब ये बहुत 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 बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हो रही है। तो 8 चीतों को नाम, पहली बात कितने, 8, कहां से, नामीबिया के नेशनल पार्क से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। किस नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क में। एक एक चीज रटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो 8 चीते नामीबिया से आ रहे हैं, जिसमें से 5 फीमेल और 3 मेल होंगे। इसके बाद 12 चीते और आएंगे, बट वो साउथ अफ्रीका से आएंगे, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से आएंगे। इन चीतों की उम्र 4 से 6 साल के बीच में। एक एक चीज बहुत फालतू चीज है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। 90 करोड़ का बजट दिया गया है, 90 करोड़ का बजट दिया गया है, 90 करोड़ का बजट दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क का क्या एरिया है? 740 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 740 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनको रिलीज किया जाएगा, इनको रिलीज किया जाएगा। और जो ये कोर एरिया है, और 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक ये जा सकते हैं चीते। एक एक चीज जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक एक चीज जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। 8 चीते अभी आएंगे, 12 चीते बाद में आएंगे। अभी जो 8 चीते आएंगे, 5 फीमेल 3 मेल, 740 किलोमीटर के कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया जाएगा। पहले जो 8 आएंगे वो नामीबिया से आएंगे, बाद में जो आएंगे वो साउथ अफ्रीका से आएंगे। और टोटल जो 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसके लिए 90 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है। 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, और 1950 में चीता को लास्ट बार छत्तीसगढ़ में देखा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि चीता को आखिरी बार कब देखा गया था। आप जल्दबाजी में क्या करोगे, 1952, क्योंकि आपको पता है चीता को एक्सटिंक्ट, लेकिन 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, लेकिन लास्ट बार देखा गया था 1950 में, ठीक है। कितनी तारीख को आएंगे, कितनी तारीख को आएंगे? तो कितनी तारीख थी? सितंबर में ही, 17 सितंबर को आने वाले थे। कहीं लिखा है क्या? ठीक है, 17 सितंबर है ये, 17 सितंबर को आएंगे, ठीक है। उनको लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा वो छोड़ो, बट इंपॉर्टेंट है, इनको जब लाया जाएगा तो पहले सिर्फ 3 चीता आएंगे, 2 चीता भाई हैं और 1 फीमेल है। 2 मेल है, 1 फीमेल है, 2 मेल है, 1 फीमेल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इसी के साथ साथ एक टर्म बनाई गई है
चीता मित्राज, चीता मित्राज। चीता मित्र कौन होंगे? चीता मित्र वो लोग होंगे जो कूनो पालपुर के आसपास के एरिया में लोगों को ट्रेन करेंगे कि चीता से कैसे डील करना है, अगर चीता आ जाता है तो, ठीक है, उसको कैसे कैसे बिहेव करता है, बाकी वाइल्ड कैट से कैसा डिफरेंट है, ये सबकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आई थिंक काफी डिटेल में हमने ये प्रोजेक्ट को कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब बाकी आप पढ़ लेना, मेन चीज तो मैंने करा दी है। हाँ, अब जीएसटी काउंसिल की मीट होने वाली है। अच्छा, अभी मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ मेन से, उसमें मेन क्या बोलते हैं, फुल कोर्स के बैच में, उसमें एक टर्म चल रहा है एनके सिंह कमिटी। याद है आप लोगों को? इस एनके सिंह कमिटी ने आज फिर कुछ बोला है, जो आपकी किताबों में लिखी है ना, वो कमिटी अभी भी एक्टिव है। उस कमिटी ने फिर से कुछ बोला है। तो ये देखो, पहली बात तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज के लिए, मतलब गुड्स एंड सर्विस काउंसिल जो जीएसटी काउंसिल होती है, इसकी तारीफ की हुई है, क्योंकि देखो, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक केस बोला था, जो 15th फाइनेंस कमिश्नर के चीफ एनके सिंह ने बोला। एनके सिंह ने क्या बोला था? एक फिस्कल काउंसिल सेटअप करने की जरूरत है। फिस्कल काउंसिल क्या होती है? जो फुल कोर्स के बच्चे वो जानते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और अर्न करने की जो डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट की एक कमाई होती है, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, उस पॉलिसी के डिजाइन को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इसी फिस्कल पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए एक फिस्कल काउंसिल को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, ठीक है। एक ये चीज है। इसके बाद देखो, बहुत सारी चीजें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जीएसटी काउंसिल जो बोलेगी ना, वो बाइंडिंग नहीं है, वो मान्यता नहीं है। पहले ये बाइंडिंग होता था, पहले जीएसटी काउंसिल जो बोलती थी वो मान नहीं पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको बस इनकी बात सुननी है, कर वो अपने मन की सकते हैं। अभी तक ये मानना जरूरी था। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख के रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। डोलेसराम बराज क्या होता है? जैसे एक नदी आ रही है, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको बराज बोलेंगे। जैसे गंगा, फरक्का बराज गंगा को डिवाइड करता है, तो सिमिलरली ये बराज का है। ये पहली बात तो 1852 में बनाया गया था, 1970 में रिपेयर भी कर दिया गया है, और ये गोदावरी नदी के ऊपर है। आज इसे सर आर्थर कॉटन बराज या फिर गोदावरी बराज के नाम से जाना जाता है। ये न्यूज में है, इसलिए प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है कि किस नदी पे है ये बराज, इसको किस नाम से जाना जाता है। अगली न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट से है। हमारे 15th अटॉर्नी जनरल कौन है? 15th अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, ठीक है। 14th कौन थे? 14th कौन थे? मिस्टर रोहतागी, ठीक है, ये 14th थे। लेकिन अब 16th फिर से यही बनने वाले हैं, यानी ये दूसरी बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। 30 सितंबर को के वेणुगोपाल रिटायर होंगे। उसके बाद अगले अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? मुकुल रोहतागी हमारे अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। ये 14th थे, अभी के वेणुगोपाल 15th है, आने वाले 16th भी फिर से मुकुल रोहतागी ही होंगे, यानी मुकुल रोहतागी दूसरी बार अटॉर्नी जनरल की कमान संभालने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 3 साल का टेन्योर होता है यूजुअली, ये भी याद रखना। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज है कि जो असम है ना, असम में एक्सट्रीमिस्ट या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में फर्क होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, टेररिज्म आतंकवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कट्टर, टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी। तो जो कट्टरवादी होते हैं ना, वो अपना एजेंडा मनवाना चाहते हैं, और उस एजेंडा को मनवाने के लिए कहां से रिक्रूटमेंट कर रही है ये जो ग्रुप है, ये कहां से? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं यूथ को अपने पास बुलाने के लिए। कितनी बड़ी चीज है कि इन सोशल मीडिया को एक्सट्रीमिस्ट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को रिक्रूटमेंट के लिए। कितनी स्ट्रेंज बात है, ये मेंस में लिखा जा सकता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ पार्टी को बाहर निकाल दिया है और कुछ पार्टी को अनलिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो 86, ये याद रखना, 86 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को नॉन एग्जिस्टेंट, यानी वहां पे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने देखा ऐसी कोई पार्टी नहीं है, तो इसको नॉन एग्जिस्टेंट घोषित किया गया है। और 253 को इनएक्टिव की है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ये नंबर्स याद रखना, अपनी नोटबुक में वो कर लेना।
अन्ना भाऊ साठे, ये कौन है अन्ना भाऊ साठे? अन्ना भाऊ साठे वॉज फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। तो बाबा साहब अंबेडकर के एक एसोसिएट थे आरबी मोरे। आरबी मोरे साहब से ये अन्ना भाऊ साठे महाद सत्याग्रह के समय पे मिले थे। ये एक बोल सकते हैं दलित कम्युनिटी से आते हैं और इनको स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था। तो इन्होंने काफी ज्यादा दलित कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है और इसके उपलक्ष्य में इंडिया में नहीं, मॉस्को रशिया में इनका एक पुतला जिनको प्यार से लोक शाहिर भी बोला जाता है, अन्ना भाऊ साठे का एक पुतला ऑल रशियन स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर में लगाया जाएगा। कितने गर्व की बात है भारत के लिए, ये कितने गर्व की बात है भारत के लिए, ये कितने गर्व की बात है भारत के लिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो यहां दब गई है। रोस्टोम न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, ये याद रखना, रोस्टोम रुस्तम होता है ना जैसे, वैसे ही रोस्टोम न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कहां है? रशिया में है। प्रीलिम्स के लिए जरूरी, कहां है? रशिया में है। कहां है? रशिया में है। कहां है? रशिया में है। और ये इंडिया में, अच्छा, यहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का प्लांट बनने जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बढ़ने वाला है, ये देखते हुए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज बढ़ने वाला है, तो क्या हो रहा है इस रोस्टोम न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन में, जो कि रशिया में है, सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट बनने जा रहा है। और यही वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया की मदद, इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि केरला में है, उसको एस्टैब्लिश करने में मदद की है रशिया। जो इंडिया का कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि केरला में है, इसको एस्टैब्लिश करने में रोस्टोम न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन ने मदद की है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। अब ये न्यूज अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हुआ नहीं है। एक न्यूज ये कर सकते हो कि नेशनल लिस्ट आती है एक एसेंशियल मेडिसिन की, उस लिस्ट में 26 पुरानी दवाइयों को अलग कर दिया गया है और 34 नई दवाइयों को ऐड कर लिया गया, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई काम का नहीं है क्योंकि ये अगस्त का दिखा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगस्त में रहा है। ये आपके इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट पार्ट है, इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट पार्ट है, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे आपकी न्यूज खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। मेरे साथ बने रहोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, करंट अफेयर्स को लेके कॉन्फिडेंस मिलेगा। मध्य प्रदेश का एक 21 रुपए में कोर्स चालू हो रहा है, वो एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप पे आप डाउनलोड करके या नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। सिर्फ 21 रुपए में आपको 12 महीने का 18 घंटे का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, पूरा एमपी से डेडिकेटेड है, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज्यादा रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी दम लगा रहा हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एमपीपीएससी का कोई भी कोर्स खरीदना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, ठीक है। बुक्स खरीदनी हो जो कि एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा मैम ने डिजाइन करी है तो आप देख सकते हैं, रिव्यू किए हुई है, ठीक है। टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ 550 रुपए आज ऑफर प्राइस है, वैसे ये 700 रुपए की है, बट 550 रुपए ऑफर प्राइस में आप इसे आज यानी 14 सितंबर 15 सितंबर को बुक कर सकते हैं। इसमें 75 टेस्ट होंगे और 3500 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे, तो क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एग्जाम ओरिजिनल्स पे। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स हम करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।